अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। हुकूमत और कलदम तहरीक लब्बैक में क्या मुआहिदा हुआ, तफसीलात 4 दिन बाद भी सामने नहीं आई हैं। खुद हुकूमती वज़रा मुआहिदे से ला इल्म है, जबकि वज़ीर आज़म ने आज भी अपनी तकरीर में कलदम तहरीक लब्बैक के मामले पर कोई बात नहीं की। यानी हुकूमत और कलदम TLP के मुआहिदे पर हुकूमती सफ़ों में मुकम्मल खामोशी है, मगर दूसरी तरफ मुआहिदे पर अमल दरामद भी तेज़ी से जारी है। आज इस मामले पर सबसे अहम पेशरफ्त ये सामने आई है कि पंजाब काबीना ने कलदम तहरीक लब्बैक से कलदम का लफ्ज़ हटाने यानी पाबंदी हटाने की समरी मंजूर कर ली है। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत के सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भेजी गई सर्कुलेशन समरी को 18 वज़रा की हिमायत दरकार थी और वज़रा की मतलूबा तादाद ने कलदम तहरीक लब्बैक से कलदम का लफ्ज़ हटाने की मंजूरी दे दी है। पंजाब हुकूमत अब वफाक से कलदम तहरीक लब्बैक से कलदम का लफ्ज़ हटाने यानी पाबंदी हटाने की सिफारिश करेगी। यानी पंजाब हुकूमत तेज़ी से आगे बढ़ रही है कि जितनी जल्दी हो सके कलदम तहरीक लब्बैक से पाबंदी हटाई जाए। दूसरी तरफ कलदम तहरीक लब्बैक के कारकुनान की रिहाई का सिलसिला भी तेज़ी से जारी है। आज भी पंजाब की मुख्तलिफ जेलों से कलदम जमात के मजीद 289 कारकुनों को रिहा कर दिया गया और मजमूई तौर पर अब तक कलदम TLP के 2000 से ज़ायद कारकुनान रिहा किया जा चुके हैं। यानी 4 दिन गुजरने के बाद मुआहिदे की तफसीलात तो सामने नहीं आई हैं, मगर मुआहिदे पर तेज़ी से अमल दरामद जारी है। और अहम बात यह है कि कलदम तहरीक लब्बैक से हुकूमत ने जब खुफिया मुआहिदा किया था तो तब से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद सियासी मंजरनामे से गायब हो गए थे, इस मामले पर बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे। जबकि आज जब वो मीडिया से बात कर रहे थे तो उनसे कलदम तहरीक लब्बैक से मुतालिक सवाल हुआ, जिस पर उनका कहना था कि मुझे नहीं पता किससे किसके क्या मामला तय पाए हैं, मुझे सिर्फ यह पता है कि इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। साद रिजवी की जब मुझसे बात हुई थी तो वो फ्रांसीसी सिफारत खाने के मामले पर कायम थे। एक साहब ने बड़े काबिल एहतराम हैं, कराची की बहुत बड़ी मजहबी कराची से शख्सियत हैं। मेरे साथ जब साद रिजवी साहब की बातचीत हुई उसमें वो कायम थे फ्रेंच एम्बेसी पे और उनको इस चीज़ पे कायल किया गया कि हम इसको असम्बली में लाएंगे। मैंने ये दस्तखत किए, मैं इस पे कायम हूँ। बाकी जो मसले 2 वज़ीर मुकर्रर हो गए वो आपको जवाब देंगे। मुझे ये नहीं पता किसके किससे मामला तय पा गए। मुझे ये पता है कि इमरान खान साहब 5 साल पूरे करेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद मुफ्ती मुनीबुर रहमान की तरफ इशारा करके बता रहे थे, मगर हुकूमत और कलदम तहरीक लब्बैक के दरमियान मुज़ाकरात के मरकज़ी किरदार मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने मुआहिदे के बाद दावा किया था कि फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करने से मुताल्लिक हुकूमती वज़रा तहरीक लब्बैक से मंसूब जो दावा कर रहे थे वो सरासर झूठ था। बातें तय हो रही थीं, उसके बारे में भी TV पर झूठ बोला जाता कि इनका मुतालबा है कि फ्रांसीसी सफारत खाना बंद कर दो, फ्रांसीसी सफीर को भेज दो। ये झूठ था, सरासर झूठ था। हुकूमत के बाइख्तियार लोग पब्लिकली झूठ बोलना शुरू कर दें तो फिर किसी पर एतमाद कैसे कायम हो। जो लोग मंजर पे अपनी कारस्तानियाँ दिखा रहे थे उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं था। जब यही मामला हमने मुआहिदे पर अमल दरामद कराने के लिए कायम की गई स्टीयरिंग कमेटी के सरबराह अली मोहम्मद खान के सामने रखा तो उनका कहना था कि तहरीक लब्बैक इस मुतालबे से पीछे नहीं हटी है, बल्कि ये तय पाया है कि फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करने से मुतालिक मामला पार्लियामेंट में हल होने दें। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि उनकी तो इस दफ़ा फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालने की शर्त ही नहीं थी। झूठ बोल रहे थे जो वज़रा ये बात कर रहे थे। अब ये बात ज़ाहिर है फवाद चौधरी साहब भी कर रहे थे, ये बात शेख रशीद अहमद साहब भी कह रहे थे और मुफ्ती मुनीब कह रहे हैं कि वो फसाद को हवा दे रहे थे। ये बात दुरुस्त है कि उनकी वाकई शर्त नहीं थी। आप लड़ाई कराना चाहते हैं? मैं बिल्कुल लड़ाई नहीं कराना चाहता, मैं देखना चाहता हूँ रियासत और हुकूमत खड़ी कहाँ है। एक हफ्ते पहले एक बात करते हैं, दूसरे हफ्ते दूसरी बात करते हैं। सवाल के जवाब दे दूं, फ्रांस वाला वो बड़ा अहम है। जी जी, वो बड़ा जी, अहम जी, है। बिल्कुल। कुछ लोग कह रहे हैं कि तहरीक लब्बैक फ्रांस वाले मामले से पीछे हट गई, फलाना हो गया। पीछे पीछे नहीं हटी। उन्होंने ये बात की है कि जो पार्लियामान में मामला गया है तो पार्लियामान में उसे हल होने दें और उसके सिलसिले में जनाब स्पीकर साहब ने कल लेटर्स भी लिखे हैं अपोजिशन के जो पार्टी हेड्स हैं कि वो उस कमेटी के लिए अपने मेंबरान के नाम दे दें, तो वो मामला पार्लियामान में हल होगा। इतना ही मैं इस पर बात करूंगा। अगर पार्लियामेंट ने फैसला किया कि फ्रांसीसी सफ़ीर को नहीं निकालना है तो तहरीक लब्बैक फिर तो नहीं आ जाएगी। वो तो वक्त साबित करेगा। वो पार्लियामेंट के फैसले को उन्होंने कहा है वो तस्लीम करेंगे, तो वो तो बात वहां पे खत्म हो गई। इस इंटरव्यू के दौरान जब हमने अली मोहम्मद खान से सवाल किया कि क्या इस मुआहिदे का वज़ीर आज़म को इल्म है और क्या 7 दिन में साद रिजवी को रिहा कर दिया जाएगा, तो सुनिए उनको क्या कहना था। कल को कोई वज़ीर आके ये ना कह रहा हो कि नहीं बात कर रहा कि अली मोहम्मद खान ने और शाह महमूद कुरैशी ने खुद जाके कर लिया था, वज़ीर आज़म को पता ही नहीं था मुआहिदे का। वज़ीर आज़म को इस मुआहिदे का पता था ना, उनकी मर्जी से हुआ है ना, और उन्हें तो कम से कम पता है ना क्या मुआहिदा हुआ है। नहीं, ये शाहजेब भाई ये पाकिस्तान की रियासत है, हुकूमत पाकिस्तान है, जियो न्यूज़ नहीं है। भाई साहब अगर जियो न्यूज़ नहीं है
तो अप्रैल वाला मुआहिदा जियो न्यूज़ ने नहीं किया था, इसी हुकूमत पाकिस्तान ने किया था और फैसल लाउडर ने आके कहा कि वज़ीर आज़म को पता नहीं था। और पिछली जो मंगल का फैसला है वो जियो न्यूज़ ने नहीं किया था, इसी काबीना ने किया था कि अस्करियत पसंद है और इस मंगल को बदल गया। वाकई जियो न्यूज़ नहीं है, मेरा नहीं ख्याल जियो में इतनी जल्दी फैसले बदलते हैं जितना आपकी हुकूमत के बदलते हैं। बातें की मैं मुस्कुराता रहा, मैं भी आपसे मुस्कुरा के ही बात कर रहा हूँ, आपको नजर आ रही है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म को पता है ना, ऐसा ना हो कि कल को कहते हैं कि वज़ीर आज़म को नहीं पता था। खड़े हैं खान साहब, पीछे हटने वाले आदमी नहीं है। आप कहते हैं कि खड़ा है इमरान खान। पिछले हफ्ते मैं तो हमेशा पिछले हफ्ते फवाद चौधरी साहब की बातों से लग रहा था कि खड़े इमरान खान। आज बिल्कुल 180 डिग्री की शिफ्ट है। आप कह रहे हैं इस बात पे खड़े इमरान खान, तो उम्मीद करते हैं इस बात पे खड़े रहेंगे, क्योंकि 15 अप्रैल को शेख रशीद ने जब कलअदम करार दिया था तब भी लगा था कि खड़े इमरान खान। तो वो बार बार बदल जाते हैं, बार बार कहते हैं कि नई बात पे खड़े। अब उम्मीद करते हैं इस बात पे खड़े, मगर 7 दिन में मुफ्ती मुनीब कह रहे हैं कि साद रिजवी रिहा हो जाएंगे 7-10 दिन में इंशाल्लाह बहुत से मामला जो निपट जाएंगे। जो मुआहदे की आप तफसीलात जानना चाहते हैं वो इन 7-10 दिनों में अमल से आपके सामने सारा वाजे हो जाएगा। इमरान खान कह रहे थे कि 7 से 10 दिन में हुकूमत जो इक़दाम करेगी उससे मुआहदा वाजे हो जाएगा, और अब ये वाजे हो गया है कि तहरीक लब्बैक से पाबंदी हटाने के लिए हुकूमत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। लेकिन क्या साद रिजवी को भी रिहा किया जाएगा, ये देखना अहम होगा, क्योंकि आज एक और दिलचस्प पेशरफ सामने आई है। आज कलअदम जमात के सरबराह हाफिज साद रिजवी की नज़रबंदी के खिलाफ उनके चचा ने अपनी दरख्वास्त भी वापस ले ली है। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील बुरहान मुअज़्ज़म ने कहा कि वो तस्लीम करते हैं कि दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है, क्योंकि जिस नज़रबंदी को चैलेंज किया गया था उसकी मुद्दत मुकम्मल हो चुकी है। यूँ लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। यानी हुकूमत कलअदम तहरीक लब्बैक के खिलाफ केसी से पीछे हट रही है, और कलअदम तहरीक लब्बैक के रहनुमा अदालत में हुकूमती इक़दामात को चैलेंज करने से पीछे हट रहे हैं। और वज़ीर आज़म, जिनके बारे में 5 दिन पहले शेख रशीद ने कहा था कि वो कौम से खिताब करके हुकूमत का बयानिया देंगे और कौम को एतमाद में लेंगे, वो 2 दिन में 2 खिताब कर चुके हैं, मगर तहरीक लब्बैक का नाम तक लेने को तैयार नहीं है। मगर अपोजिशन पर उन्होंने कल भी तनकीद की थी और आज भी तनकीद की। मुझे कहते हैं जी वो अपोजिशन लीडर है, आप उसे हाथ नहीं मिलाते। उसके ऊपर अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हैं, मैं उसके ऊपर हाथ मिलाता हूं तो मैं एक्सेप्ट करवा देता हूं माशरे में कि बुरी चीज ही नहीं है ये। सारे मुझे कहते जी आप क्यों ये इनके पीछे करप्शन पड़े रहते हैं, इन 2 बड़े खानदानों के पीछे। मेरी उनसे कोई जाती लड़ाई, बल्कि मेरी तो दोस्तियां होती थी उनसे। जब एक कौम अच्छे बुरे की तमीज खत्म करती है, कौम मर जाती है। इस पे बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर साथी तज़कियाकार सुहेल वड़ाई साहब और फारूक हुसैन साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सुहेल वड़ाई साहब, क्या वजह होगी कि वज़ीर आज़म बार बार खिताब कर रहे हैं? हालांकि शेख रशीद साहब ने कहा था कि वज़ीर आज़म कौम को एतमाद में लेंगे तहरीक लब्बैक के हवाले से। मजाल है कि एक लफ्ज़ वज़ीर आज़म ने कहा हो तहरीक लब्बैक के हवाले से या मुआहदे के हवाले से। एक हफ्ते पहले काबीना ने डिसाइड किया था कि इनसे अस्करियत पसंदों की तरह निपटेंगे, और एक हफ्ते के बाद ये हो रहा है कि आज तेज़ी से पंजाब हुकूमत उनके लोगों को रिहा भी कर रही है, और उन्हें कलअदम का जो स्टेटस है, जो टैग है, वो हटाने के लिए फौरी तौर पर सबरी मंजूर करके वफाक को भेज दी गई है। ये क्या मामला क्या है? इतना तेज़ी से क्या बदल गया अचानक हुकूमत के लिए? क्या कर रही है? मेरा ख्याल है कि शायद हुकूमत के पास कोई रास्ता ही नहीं है सिवाय इसके कि इनसे कोई छुटकारा, या इनको पसे पुश्त डाला जाए, या इनके मामलात को टाला जाए, या इनसे वक्ती सुलह की जाए। उसकी वजह यह है शाहज़ेब खानज़ादा साहब के सोसाइटी में जो नैरेटिव है तहरीक लब्बैक का, हुकूमत का नैरेटिव उससे कितना मुख्तलिफ है? कुछ मुख्तलिफ नहीं है। सारे वज़ीर वही बातें करते हैं जो तहरीक लब्बैक वाली बात करते हैं, वही रियासत जो है उसका भी बयानिया वही है। तो इख्तलाफ किस बात का है? इख्तलाफ यही है कि भाई जो रियासत वैसे कहती है और हुकूमत जो कहती है वो मैदानों में आके कह रहे हैं, वो उसका मुजाहरा कर रहे हैं और उस पर अमल करना चाह रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखें पुलिस का भी बयानिया वही है जो तहरीक लब्बैक का है, वही नारे तहरीक लब्बैक वाले लगाते हैं, वही नारे पुलिस वाले लगाते हैं। तो क्या रोकेगा कौन उन्हें? तो ये तो एक अलमिया है इस सारी सोसाइटी का, या आप यूँ समझें कि यही वजह है कि तहरीक लब्बैक को रोकना मुश्किल है। तहरीक लब्बैक के रास्ते धरना जो है मासवा है उसके कंप्रोमाइज़ के, मसलियत के। हुकूमत के पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि मुकाबला तो कर नहीं सकते, ना बयानिए का मुकाबला कर सकते हैं, ना वैसे उनका मुकाबला कर सकते हैं। फारूक साहब, आपने भी ज़ाहिर इस पर आज तफसील से लिखा है कि TLP कितनी बड़ी पॉलिटिकल पावर बन सकती है। हमने देखा है दुनिया में
कि जब जब जो जमातें मजहबी इंतहा पसंदी को इस्तेमाल करती हैं, अगर दूसरी जमातें उन्हें या हुकूमतें उन्हें अपीज़ करने की कोशिश करें या फिर ये बताने की कोशिश करें कि बयानिया तो हमारा भी यही है, मगर फ़ायदा होता उन्हीं को है जो इंतहा पसंद जमातें होती हैं। हमने 80 की दहाई में देखा कि कांग्रेस ने अपीज़ करने की कोशिश की, बाबरी मस्जिद के इशू पर अपीज़ करने की कोशिश की, बीजेपी 2 सीटों की जमात थी, बढ़कर अब हुकूमत में है और ज़्यादा मजबूत होती चली गई। आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ को कुछ मिलेगा इसमें से, या तहरीक लब्बैक का ही सियासी फ़ायदा होगा अगर हुकूमत बार बार सरेंडर कर रही? आप दुरुस्त कह रहे हैं शाहज़ेब साहब। देखिए, इसमें जो कुछ हमने पिछले चंद दिनों में देखा है, इसके 2 बिल्कुल वाज़ेह पहलू हैं जिनको हमें मेरे ख्याल है अपनी तज्ज़िये का हिस्सा बनाना चाहिए। पहला तो इसका एक सियासी पहलू है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि तहरीक लब्बैक जो है वो चंद साल पहले जब शुरू हुई थी तब से लेकर अब तक उसकी जो ग्रोथ हुई है सियासी तौर पर वो बहुत ज़्यादा तेज़ है और मज़ीद उसकी जो पॉपुलैरिटी है, उसकी जो मकबूलियत है वो हमें बढ़ती नज़र आ रही है। और इसका मतलब ये भी है कि आने वाले इलेक्शंस में वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करेगी। अब ये जो कुछ एहतजाज और पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ और जब भी हुआ उससे हमने देखा है कि तहरीक लब्बैक का जो एक सियासी नज़रिया है उसको फ़ायदा ही पहुंचा है, उसको नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, अब दूसरा जो इसका पहलू है शाहज़ेब साहब वो है इसका लॉ एंड ऑर्डर का पहलू और रियासत बमुकाबिल एक ऐसी जमात जो कि पुरतशद्दुद एहतजाज करने को तैयार है। इसमें हमने देखा कि जब भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन डेवलप हुई है और उसमें तहरीक लब्बैक जो है वो मुलव्विस है तो हुकूमत और रियासत ने घुटने टेके हैं। अब ये जो सोहेल वड़ाइच साहब जो बात कर रहे हैं वो यहाँ पर रेलेवेंट है कि जब आपकी सियासत और आपके मजहबी अकीदा जो है वो मिक्स हो जाए तो फिर रियासत मजबूर हो जाती है। और तहरीक लब्बैक ने ये कॉम्बिनेशन इस तरह का बनाया है, ये बन गया है, कहना मुश्किल है कि उसके सामने रियासत अब ढेर हो गई है। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से नुकसान रियासत को हुआ है, हुकूमत को हुआ है, PTI को हुआ है। सियासी तौर पर फ़ायदा जो है वो तहरीक लब्बैक को माजी में भी हुआ था, हाल में भी हुआ है और लगता यह है कि मुस्तकबिल में भी होगा। वड़ाइच साहब, 2018 के इलेक्शन में नून लीग ये कहती है कि जी ने हमारे खिलाफ खड़ा किया गया, हमारा वोट बैंक इन्होंने काटा और जिसकी वजह से हमें बड़ा नुकसान हुआ। अब अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरा बयानिया बदल गई है और कोई वजीर आके ये तासुर देता है कि वजीर आजम को पता नहीं है, वजीर आजम की मर्जी के बगैर उन्हें ब्रीफ गलत किया गया था, कोई वजीर ये आके तासुर देता है कि नहीं जी वजीर आजम को सब पता है, वजीर आजम खुद सबके खिलाफ तकरीर करते हैं, तहरीक लब्बैक के बारे में बात नहीं करते हैं, इस सारी सिचुएशन का कोई फ़ायदा तहरीक इंसाफ को हो सकता है या तहरीक लब्बैक ही मजीद मजबूत हुई है इस पूरी सिचुएशन में और फ़ायदा भी उन्हीं को होगा सियासत में? मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ जो है वो इस मामले को टालना चाहती है। वो चाहती है किसी तरह मसलियत से, किसी तरह बातचीत से या झूठे वादों से कुछ ना कुछ मामला चल जाए। प्रॉब्लम उनको यह है कि जो असली मामला है जो फ्रांसीसी सफ़ीर वाला, उसके मामले में उन्हें पता है कि कितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो कर नहीं सकते। बाकी यह है कि जो गिरफ़्तार हैं उनको रिहा कर दिया, जो अंदर नज़रबंद है उनको रिहा कर दिया। इस हद तक की हुकूमत डील कर सकती है। फ्रांसीसी सफ़ीर वाली डील तो हुकूमत के लिए भी मुमकिन नहीं है क्योंकि उसके जो पेचीदगियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि हुकूमत कर नहीं सकती। और बुनियादी बात यह है कि मैं थोड़ा सा फाज साहब से इख्तलाफ करूँगा। मेरा नहीं ख्याल कि अगले इलेक्शन में तहरीक लब्बैक 22 लाख वोट लेगी, कम वोट हो जाएंगे उसके। तहरीक लब्बैक एक इसी तरह इंतहा पसंद प्रेशर ग्रुप के तौर पे तो मौजूद रहेगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वोट कैचर होगी। ये एक प्रेशर ग्रुप रहेगी और प्रेशर ग्रुप के तौर पे बड़ी ताकतवर रहेगी क्योंकि उन्होंने अपने मसल्स टेस्ट किए हैं और हर दफ़ा वो जीते हैं और उन्हें इस चीज़ का ज़ाहिर तजर्बा हो चुका है कि किस तरह से रियासत के घुटने जो हैं टेके जा सकते हैं। और फाजिल साहब, ये प्राइम मिनिस्टर जो हैं, ज़ाहिर 1 हफ्ते पहले अगर काबीना फैसला करती है, क्या वज़ीर आज़म की मर्ज़ी से हुआ है जो कुछ हुआ या वज़ीर आज़म कुछ और चाहते थे, हो कुछ और गया है? क्योंकि वो खुद तो खामोश हैं, एक वज़ीर एक बात करता है, दूसरा वज़ीर दूसरी बात करता है। देखिए, जो कुछ शवाहिद हमारे सामने इस वक्त मौजूद हैं उनसे तो मेरे ख्याल में ये अखज़ करना गलत ना होगा कि जो वज़ीर आज़म करना चाह रहे थे वो ऐसा नहीं हुआ है।
काबीना में पहले हमने देखा कि शेख रशीद साहब मंजर आम पर आए और उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात होंगे और वो सिलसिला कुछ आगे बढ़ा, लेकिन फिर हमें अंदाज़ा ये हुआ कि हुकूमत के अंदर जो है वो एक इख्तलाफ राय है और वो इख्तलाफ राय मेरे ख्याल में उस काबीना की मीटिंग में मंजर आम पे आया, जिसमें वज़ीर आज़म साहब ने फिर ये कहा कि हम बिल्कुल किसी भी तरीके से लचक नहीं दिखाएंगे और किसी भी जमात को या ग्रोह को ये इख्तियार नहीं देंगे कि वो रियासत को ब्लैकमेल करे। उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात वाज़े कर दी थी कि हुकूमत जो है अब एक टफ लाइन ले रही है। तो बज़ाहिर तो ये लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल क्लियर थे उस काबीना की मीटिंग में कि एक टफ लाइन लेनी है और रियासत की जो रिट है उसको जो है वो सबसे ज़्यादा तरजीह देनी है। लेकिन उसके बाद मामला जो है वो कुछ गड़बड़ होना शुरू हुआ और उसकी वजह ये है शाहजेब साहब कि जब आपने रियासत की रिट को इन्फोर्स करना है तो आपने किस चीज़ से करना है। आपके पास पुलिस है, पुलिस तब तक फेल हो चुकी थी, चुनांचे जब रियासत की रिट को इन्फोर्स करने का वक्त आया जो कि वज़ीर आज़म ने कहा, तो फिर उन्हें मजबूरन रेंजर्स को बुलाना पड़ा। और रेंजर्स हालांकि रिपोर्ट तो इंटीरियर मिनिस्ट्री को करते हैं, लेकिन बाकायदा उनकी क़यादत जो है वो हाजिर सर्विस फौजी करते हैं। तो बाद में ये भी सुनने में आया कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका ये मौक़िफ़ था कि हमें फ़ोर्स इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, और फिर आखिर में हमने वही देखा कि फ़ोर्स इस्तेमाल नहीं हुई और बिल आखिर जो वज़ीर आज़म करना चाह रहे थे वो ऐसा नहीं हुआ। मजबूरन उसको लगता यूँ है कि उन्हें उसको एक्सेप्ट करना पड़ा। भाई साहब, फिर इस सारे के सारे सिनेरियो में आगे बढ़ते हुए ज़ाहिर वज़ीर आज़म की हुकूमत पर अब जितने भी सर्वे हों, इल्ज़ाम लग रहा है 98% के अवाम महंगाई से परेशान हैं, कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म जब वादा करते हैं कि हालात ठीक हो जाएंगे, उनके वादों में कॉन्फिडेंस ज़्यादा से ज़्यादा अवाम अब लूज़ कर रहे हैं। जो सर्वेज आ रहे हैं इसमें वज़ीर आज़म एक पैकेज अनाउंस करते हैं, फिर कहते हैं कि हालात बेहतर हो जाएंगे। पौने 2 साल रह गए हैं, आपको लगता है हुकूमत ग्राउंड गेन कर पाएगी? एक तो ये वाक़या हो गया, उसके बाद महंगाई है, उसके ऊपर पैकेज है, या फिर हुकूमत के लिए मुश्किलात ही हैं? मेरा ख़्याल है कि हुकूमत को कोई किसी तरफ से मुझे अच्छी सेंस आती हुई नज़र नहीं आती। कोई ठंडी हवा के झोंके नज़र नहीं आते, फ्रेश हवा के झोंके नज़र नहीं आते। रीज़न बीइंग ये है कि जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी हुकूमत की वो इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट थी, और उसके बारे में तासुर, हकीकत पता नहीं क्या है, लेकिन तासुर ये फैला है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट उस तरह से हासिल नहीं रही। जब वो हासिल नहीं रही तो अगले इलेक्शन में वैसे ही आपको पता होगा कि हमें सबको पता है कि अगले इलेक्शन में नून लीग को लाजमन इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनसे मुज़ाकरात भी करेगी और चाहेगी कि वो शफाफ इलेक्शन समझकर इलेक्शन में हिस्सा लें, और ज़ाहिर है इसके लिए उन्हें यकीन दहानी भी कराए ली, उन्हें गारंटी भी देगी सब सियासी जमातों को। तो उस वक़्त जो तहरीक इंसाफ की ग्रिप है इस्टेब्लिशमेंट के साथ और दूसरी हुकूमत के ऊपर, ये और कमज़ोर हो जाएगी। और फिर साथ महंगाई है, बैड गवर्नेंस है, ये सारा कुछ मिलकर जो है ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल दिन आ रहे हैं। कोई अच्छे दिन जो थे उसके गुजर गए। फाज़िल साहब, डिलीवरी का टाइम है पौने 2 साल, या फिर फायर फाइटिंग ही का टाइम है पौने 2 साल जो कि मुश्किलात से भरा होगा? मेरे ख्याल में ये कहना गलत नहीं होगा कि फायर फाइटिंग का ही वक्त है, और उसके साथ साथ एक पेचीदगी और भी है शाहजेब साहब, वो ये कि पिछले चंद दिनों से अगर आप देखें तो वज़ीर आज़म साहब जब भी मंजर आम पे आते हैं, कोई पब्लिक बात करते हैं, आज भी उन्होंने एक फोरम से गुफ्तगू की, तो वो जो बातें कर रहे हैं उनका और जो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े इशूज़ हैं जिनको अवाम का सामना है, उसके दरमियान एक डिस्कनेक्ट नज़र आ रहा है। अब ये बात तो मानी नहीं जा सकती कि वज़ीर आज़म साहब को मालूम नहीं है कि इस वक्त असल इश्यूज़ क्या हैं, लेकिन वो ये फैसला कर रहे हैं कि उन्होंने उन पर बात नहीं करनी और वो दीगर मामलात पे बात कर रहे हैं। वो मामलात भी ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनका ताल्लुक ना तो महंगाई से है, ना तो इकोनॉमिक जो मसाइल हैं उनसे है, ना सिविल मिलिट्री रिलेशंस का जो मसला है ना उससे है, ना उनकी गवर्नेंस से है, और ना ही TLP से है। तो ये जो एक डिस्कनेक्ट हमें नज़र आ रहा है, इससे लगता यूं है कि हुकूमत जो है वो उस तरीके से अब आवाम से भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रही जैसा कि उसको करना चाहिए। तो जहां पे आपने फायर फाइटिंग का जिक्र किया, मेरे ख्याल में फायर फाइटिंग में आपको कुछ कारकर्दगी भी दिखानी होती है और साथ लोगों को ये तासुर भी देना होता है कि आप जेन्युइनली उन मामलात को हल करने की कोशिश भी कर रहे हैं और आपके पास अहलियत भी है। लेकिन ये जो कम्युनिकेशन डिस्कनेक्ट है, इससे लगता यूं है कि वो फायर फाइटिंग करने में भी उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हुक्मरानी, गवर्नेंस और डिलीवरी तो दूर की बात है।
और सुहेल भाई साहब कल भी तकरीर की उन्होंने और फिर आखिर में कह दिया कि अगर ये दरख्वास्त कर दी कि 2 ख़ानदान अपनी दौलत वापस ले आएँ तो मैं महंगाई आधी कर दूंगा। आज भी उन्होंने तकरीर करते करते कहा कि मैं अगर इनसे हाथ मिला लूँ तो जो नैरेटिव है उनका उसके अगेंस्ट ये सारी की सारी मामला होगा क्योंकि इन्होंने करप्शन की है। आपको लगता है अब इन बातों में वो वज़न रह गया है जो पहले था या वो वज़न नहीं रह गया है उनके वोटर सपोर्टर की नज़र में जो पहले था 3.25 साल बाद? मेरा ख्याल है अब तो ये मजाक लगती हैं और सवाए तानाबाजी के इनकी अहमियत जो है एक सॉलिड पॉलिटिकल जो नैरेटिव था वो नहीं रहा। ये एक सवाए इनएंडो के या एक क्रिटिसिज्म के एक नारा रह गया है जिसके अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं है। फाउसन साहब आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल, देखिए जब वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो 3 साल के बाद ये कहते हैं कि मईशत की हालत बुरी इसलिए है क्योंकि अपोजिशन उसको इस तरह छोड़ के गई थी, तो जाहिर बात है फिर मैं और आप और दीगर लोग सर खुजाने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये क्या मंतक है जो 3 साल बाद दी जा रही है। मुझे लगता यूँ है कि जो मैं कम्युनिकेशन की पहले बात कर रहा था उसमें ये हुकूमत जो है वो अपने ही एजेंडा जो है उसकी मोहताज होकर रह गई है और शायद जो वो पॉलिटिकल स्पिन देते रहे इतने अरसे से जो कि सारी जमातें देती हैं या जो प्रोपेगेंडा करते जा रहे हैं या जो अपना बयानिया पब्लिक के लिए उन्होंने शुरू में बनाया था, अब वो खुद उसके अंदर फंस के रह गए हैं और वो जो असल हकीकत है उससे दूर होते जा रहे हैं। देखिए अवाम से अगर आपने कम्युनिकेट करना है, उन्हें कन्विंस करना है कि आप वाकई में वो काम कर सकते हैं जिसका आप दावा कर रहे हैं, तो फिर आपको कम से कम एक ईमानदारी से और एक ऑनेस्ट तरीके से लोगों को कहना पड़ेगा कि हाँ हम एक्नॉलेज करते हैं कि ये मामलात हैं, ये खराबियां हैं, ये कमजोरियां हैं और हमारे पास उसका ये इलाज है। लेकिन जब तक शाहजेब साहब आप डिनाइल में रहेंगे, जो कि मुझे लग रहा है कि ये है, और जब तक आप 3 साल पुरानी हुकूमत जो थी उसको मुर्द इल्जाम ठहराते रहेंगे, तो जाहिर बात है फिर लोग सोचने पर मजबूर होंगे कि मामलात कुछ और हैं और हुकूमत की तरजीहात तो सोच कुछ और है। बहुत शुक्रिया फाउज हुसैन और सुहेल बड़ाई की राय आपने सुनी। वज़ीर-ए-आज़म ने आज अपोजिशन लीडर से हाथ ना मिलाने की वजह बताई। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर इमरान खान ने कहा था कि मुझसे कहते हैं कि अपोजिशन लीडर से हाथ नहीं मिलाते, अपोजिशन लीडर पर अरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात हैं, अपोजिशन लीडर से हाथ मिलाने का मतलब है करप्शन को कबूल करना। कल भी वज़ीर-ए-आज़म ने 2 ख़ानदानों की करप्शन का जिक्र किया और आज वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि अपोजिशन लीडर से हाथ मिलाने का मतलब है करप्शन को कबूल करना। जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद अपोजिशन में थे तो सुनिए एक और सियासी खानदान के बारे में क्या कहा करते हैं। परवेज इलाही जो इस पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। फिर 2018 के इंतखाबात के बाद काफ लीग वफाक में और पंजाब में तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी बन गई। परवेज इलाही को पंजाब असेंबली का स्पीकर बनाया गया। नैब चौधरी बिरादरान के खिलाफ तहकीकात करता रहा था, मगर हुकूमती इत्तेहादी बनने के बाद चौधरी बिरादरान के केसेस एक एक करके ख़त्म होते गए। पहले गुज़िश्ता साल सितंबर में नैब ने खुद ही चौधरी बिरादरान के खिलाफ बैंकों से कर्ज हासिल करने की इंक्वायरी बंद कर दी, मगर आमदनी से ज़ायद असासाजात और गैर कानूनी भर्तियों की तहकीकात जारी रही। फिर नवंबर 2020 में एक बार फिर काफ लीग की वफाकी हुकूमत से नाराज़गी की खबरें सामने आईं और काफ लीग ने 5 नवंबर को वज़ीर-ए-आज़म के ज़ोहराने में भी शिरकत नहीं की। इसके चंद हफ्ते बाद 25 नवंबर को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद लाहौर पहुंचे और काफ लीग की क़यादत से मुलाकात की। फिर 17 दिसंबर को नैब ने लाहौर हाई कोर्ट को बताया कि चौधरी बिरादरान के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों का केस भी बंद कर दिया गया है और सिर्फ आमदनी से ज़ायद असासाजात केस की तहकीकात जारी हैं। मगर फिर रवा साल जनवरी में नैब ने लाहौर हाई कोर्ट को बताया कि चौधरी बिरादरान के खिलाफ आमदनी से ज़ायद असासाजात केस भी बंद कर दिया गया है। एक एक करके तमाम केसेस बंद कर दिए गए। अब चौधरी बिरादरान को नैब से कोई शिकायत नहीं है और इस सब के दौरान जब वज़ीर-ए-आज़म से पूछा गया कि वो तो परवेज इलाही को सबसे बड़ा डाकू करार देते थे, तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। काफ लीग के हवाले से आप ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। परवेज इलाही को आपने पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा और उसके बाद उनको कोलिशन में डाल दिया, ये कॉम्प्रोमाइज़ था? चले और बात करें, हर सवाल का जवाब। चले ठीक हमें ब्रेक शामिल करें। तमाम तर हुकूमती दावों और वादों के बावजूद चीनी की कीमतें कम होने के बजाय मुसलसल बढ़ती जा रही हैं और अब रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई हैं और आज चीनी की एक्स मिल कीमत 142 रुपये फी किलो हो गई है। सिर्फ एक दिन में एक्स मिल कीमत में 12 रुपये का इजाफा हो चुका है, जबकि 2 हफ्तों में 44 रुपये का इजाफा हो चुका है और अब चीनी की होलसेल कीमत 143 रुपये हो गई है और रिटेल में आवाम को चीनी 150 रुपये तक मिल रही है। वही हो रहा है जो होता आया है। वज़ीर-ए-आज़म के बार बार के दावों और वादों के बावजूद शुगर माफिया जीत रहा है और हुकूमत सिर्फ दावे कर रही है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत का बड़ा स्कैंडल और बड़ा होता जा रहा है। हुकूमत का गन्ने की रिकॉर्ड फसल का दावा एक तरफ और फिर मुल्क में चीनी की कीमतें 150 रुपये की रिकॉर्ड सतह पर पहुंचना दूसरी तरफ। हुकूमत की इस साल गन्ने की रिकॉर्ड फसल की पेशगोई और 15 नवंबर से क्रशिंग सीजन का शुरू होना एक तरफ
और क्रशिंग शुरू होने से सिर्फ 11 दिन पहले चीनी की कीमतों का 150 रुपए होना दूसरी तरफ, हुकूमत का सारे साथ 85 रुपए और फिर 90 रुपए फी किलो चीनी करने का दावा एक तरफ, चीनी दरामद करके चीनी की कीमतें नीचे लाने का दावा एक तरफ, और फिर अवाम का चीनी 150 रुपए फी किलो की सतह पर खरीदना दूसरी तरफ। हुकूमती दावे, शुगर कमीशन, कंपटीशन कमीशन की रिपोर्ट्स, अदालती फैसले सब एक तरफ, मगर चीनी की बढ़ती हुई कीमतें दूसरी तरफ। और हम जो हकाइक आपके सामने रखने जा रहे हैं वो वाजे कर रहे हैं कि शुगर मिल मालिकान खुद हुकूमत की तरफ से बताई गई एक्स मिल कीमत के मुताबिक भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 265 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा अवाम की जेब से निकाल चुके हैं। सिर्फ इस साल के 10 माह में 67 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा कमा चुके हैं। हुकूमत दावा करती है कि किसान को फायदा हो रहा है, मगर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे 265 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा सिर्फ तहरीक इंसाफ के दौर में शुगर मिल मालिकान को पहुंचाया गया है। हम आपके सामने हकाइक रखते हैं। हुकूमत ने गुज़िश्ता साल 200 रुपए फी मन की गन्ने की सपोर्ट प्राइस रखी थी। किसानों ने इस कीमत पर शुगर मिल मालिकान को गन्ना बेचने से इनकार कर दिया था और दावा किया था कि गुज़िश्ता 2 बरस से शुगर मिल मालिकान हमसे 180 से 190 रुपए की सपोर्ट प्राइस पर गन्ना खरीद रहे हैं और चीनी की कीमत 55 रुपए से 100 रुपए से ऊपर पहुंचा दी है। मिल मालिकान 2 साल से अरबों रुपए कमा रहे हैं और हमारी लागत बढ़ने के बावजूद किसान को कम पैसे दिए जा रहे हैं, इसलिए हम 200 रुपए फी मन पर गन्ना नहीं बेचेंगे और कटाई ही नहीं करेंगे। फिर शुगर मिल मालिकान 200 रुपए से ज़्यादा कीमत पर गन्ना खरीदने पर मजबूर हुए और चीनी की कीमत बढ़ाते चले गए। मगर हुकूमत के मुताबिक गन्ना इतना महंगा नहीं खरीदा गया जितना शुगर मिल मालिकान ने दावा किया, मगर फिर भी हुकूमत ने शुगर मिल मालिकान की 265 रुपए फी मन की कीमत को कबूल किया और दावा किया कि शुगर मिल मालिकान की बताई गई कीमत के मुताबिक चीनी की एक्स मिल कीमत 80 रुपए और रिटेल कीमत 85 रुपए फी किलो होनी चाहिए। हम चूँकि इस चीज़ के अंदर एक सेट करना चाहते थे एक्स मिल प्राइस, तो हमने बजाय हुकूमत का डेटा लेने के हमने शुगर मिल्स वालों के डेटे के ऊपर कीमत मुकर्रर कर दी। अगर हम हुकूमती डेटा पे कीमत मुकर्रर करते तो ये 5-6 रुपए नीचे आती। तो हमने वो वाला डेटा जो शुगर मिल एसोसिएशन का था, यानी कि रिकवरी रेशो जो थी 9.3% और गन्ने की कीमत 265 रुपये, वो काउंट करके चीनी की कीमत मुकर्रर की और उसको एक राउंड फिगर करके 80 रुपये एक्स मिल कर दी। मगर हुकूमत 85 रुपए फी किलो चीनी की फरोख्त यकीनी बनाने में नाकाम हुई। फिर रमज़ान के लिए लाहौर हाईकोर्ट ने हुक्म दे दिया कि रमज़ान में चीनी 85 रुपए फी किलो की फरोख्त की जाए। शहजाद अकबर ने इस फैसले को बड़ा रिलीफ करार दिया और इसे मुनाफाखोरों के खिलाफ हुकूमत की पहली फतह कहा। फिर उम्मीद थी कि अब तो अदालती फैसला मौजूद है, कम से कम रमज़ान के महीने में तो आवाम को रिलीफ मिलेगा, मगर शुगर माफिया ना माना, हुकूमत कुछ ना कर सकी। रमज़ान की शदीद गर्मियों में आवाम की 1-1 किलो चीनी के लिए लंबी लंबी लाइनें लग गईं। उस वक्त आवाम क्या कहते थे आपको दिखाते हैं, आज क्या कह रहे हैं पहले वो देखिए। चीनी इंतहाई महंगी है, 120 रुपए पहले थी। चीनी तो इस तरह महंगा हो गया कि आसमान से बात ही करता है ना। चीनी से अलावा तो गैस को देख लो, गैस से अलावा तो घी को देख लो। घबराने का बात तो नहीं है ना, तो पैसे भी नहीं है मेरे पास लेने के चीनी तो नहीं है पूरी, मतलब जितने भी अशिया खुदनोश सब महंगे हो गए। अभी हम बस वैसे चाय पियेंगे, चीनी नहीं डालेंगे और तो हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। महंगाई का इस टाइम में एक तूफान आया हुआ है, गरीब बंदा जो है सारे गरीब रुल रहे हैं। रमज़ान के महीने में हुकूमत के बार बार के दावों और वादों और फिर लाहौर हाई कोर्ट के हुकूमत के हक में फैसले के बावजूद अवाम का क्या हाल हुआ था देखिए। 3 घंटे हो गए ने इतने चीनी लेने वास्ते, एक पैकेट देंगे थे चीनी का। कल भी आया चीनी नहीं मिले, आज भी आया तकरीबन घंटा उधर से शोर होता है, अभी तक वारी नहीं आया है। इतनी देर पैसे फंडने चीनी दे पैकेट बने बनाए देते एक ही पैकेट है 130 वाला, लेकिन उसके पीछे हमको खजल होना पड़ता है। 1 घंटा 1.5 घंटा हो रहा है, वैनों में लगे हुए हैं, उधर एक बंदा इतनी देर से आ रहा है, 2 किलो चीनी दे रहे हैं ये। हुकूमत इसके बाद बार बार 88 रुपए और फिर 89 रुपए की कीमत फिक्स करती रही, मगर नाकाम होती रही और शुगर मिल मालिकान अदालत चले गए। और यही वजह है कि हुकूमत के लिए यह सिर्फ एक फाइनेंशियल ही नहीं बल्कि सियासी स्कैंडल भी बन रहा है, जब हुकूमत का खुद इस साल के लिए दावा है कि शुगर मिल मालिकान के मुताबिक 265 रुपए फी मन की सपोर्ट प्राइस पर 1 किलो चीनी की रिटेल कीमत 85 रुपए होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि सिर्फ इस साल के सीजन में कैसे शुगर मिल मालिकान 67 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा कमा चुके हैं और कैसे तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 265 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा कमा चुके हैं। गुज़िश्ता बरस नवंबर तक चीनी की कीमत 100 रुपए फी किलो थी। फिर नवंबर में गन्ने की क्रशिंग हुई, चीनी दरामद भी हुई, तो दिसंबर में चीनी 85 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। और वज़ीर आज़म ने 2 दिसंबर को ट्वीट किया और क्रेडिट लिया कि हुकूमत की कामयाब मुदाखलत के बाद चीनी की एक्स मिल कीमत 20 दिन में 20 रुपए फी किलो कम हो गई है। फिर उसके 10 दिन के बाद वज़ीर आज़म ने फिर ट्वीट किया कि मुल्क भर में चीनी गुज़िश्ता माह 102 रुपए फी किलो के मुकाबले में 81 रुपए फी किलो की औसत कीमत पर मिल रही है। मैं अपनी टीम को उनकी कामयाब हिकमत अमली पर मुबारकबाद पेश करता हूँ।
वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी की कीमत मज़ीद कम होने की उम्मीद भी दिलाई। हुकूमती वज़रा भी ये दावे करते रहे, मगर फिर उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चीनी की कीमत पर कभी कोई ट्वीट नहीं किया। और इसकी वजह यही है कि सिर्फ 1 महीने बाद ही चीनी की कीमत 91 रुपये और फिर 100 रुपये और फिर 110 रुपये फ़ी किलो हो गई। तो आइए देखते हैं इन 10 माह में कैसे शुगर मिल मालिकान खुद हुकूमत के शुगर कमीशन की रिपोर्ट के अदद-ओ-शुमार के मुताबिक 67 अरब रुपए इजाफी अवाम की जेब से निकालने में कामयाब हो गए हैं। जनवरी में खुद हुकूमत के अदद-ओ-शुमार के मुताबिक चीनी की औसत कीमत 91 रुपये 25 पैसे फ़ी किलो हो गई, यानी हुकूमत की अपनी बताई गई 85 रुपये की कीमत से 6.25 रुपये ऊपर। और पाकिस्तान में औसत 45 लाख टन माहाना चीनी की खपत है। और वज़ीर-ए-आज़म के अपने बताए गए शुगर कमीशन के मुताबिक चीनी की कीमत में 1 रुपये के इजाफे से शुगर मिल मालिकान को 5.25 अरब रुपये का इजाफी फ़ायदा होता है। हम माहाना हिसाब किताब आपके सामने रख देते हैं। जनवरी 2021 में चीनी 91 रुपये 25 पैसे की हो गई, यानी हुकूमत की अपनी मुकर्रर करदा 85 रुपये की कीमत से 6.25 रुपये ज़्यादा, यानी 3 अरब रुपये से ज़्यादा का सिर्फ 1 महीने में इजाफी मुनाफा। फिर फरवरी में कीमत बढ़कर खुद हुकूमत के अदद-ओ-शुमार के मुताबिक औसत कीमत 93 रुपये की हो गई, यानी 3.5 अरब रुपये का इजाफी मुनाफा। फिर मार्च में यह कीमत बढ़कर 98 रुपये हो गई, यानी 85 रुपये की हुकूमती कीमत से 13 रुपये ज़्यादा और 6 अरब रुपये का सिर्फ 1 महीने में इजाफी मुनाफा। फिर अप्रैल में 97 रुपये की कीमत पर 5.5 अरब रुपये का इजाफी मुनाफा। फिर मई में 98 रुपये की कीमत पर 6 अरब रुपये का इजाफी मुनाफा। फिर जून में भी 98 रुपये की कीमत पर 6 अरब रुपये का इजाफी मुनाफा। जुलाई में चीनी की कीमत 110 रुपये की हो गई और औसत कीमत 103 रुपये की रही, यानी जुलाई में 8 अरब रुपये का इजाफी मुनाफा। अगस्त में कीमत 105 रुपये की रही, यानी 9.25 अरब रुपये का इजाफी मुनाफा। सितंबर में 107 रुपये 59 पैसे की हो गई, यानी 10.5 अरब रुपये का इजाफी मुनाफा। अक्टूबर में खुद हुकूमती अदद-ओ-शुमार के मुताबिक औसत कीमत 103 रुपये 13 पैसे रही, यानी 8.25 अरब रुपये का इजाफी मुनाफा। और अब सिर्फ चंद दिनों में चीनी की कीमत में 40 रुपये फ़ी किलो का इजाफा हो चुका है। मगर इस सबसे पहले सिर्फ 10 माह में शुगर मिल मालिकान 67 अरब रुपये इजाफी अवाम की जेब से निकाल चुके हैं। मगर ये सिर्फ इन 10 माह की कहानी है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में शुगर मिल मालिकान का इजाफी मुनाफे की दास्तान 265 अरब रुपए की है। और ये सब इसके बावजूद है कि वज़ीर-ए-आज़म कभी शुगर कमेटी बनाकर चीनी की कीमत नीचे लाने का वादा करते हैं, फिर कीमत और बढ़ जाती है तो शुगर कीमत कमीशन बना देते हैं, फिर कीमत और बढ़ जाती है तो कंपटीशन कमीशन की रिपोर्ट सामने लाई जाती है और फिर दावा किया जाता है कि अब चीनी की कीमत नहीं बढ़ने देंगे। अब हमें सब पता चल गया। डिटेल तफसील में इंक्वायरी हुई है, हमें सब चीजें पता चल गई हैं। ये भी मैं आज अपनी कौम के सामने कहता हूं कि जो अब हम प्लान लेके आ रहे हैं, आगे आपको इस तरह महंगी चीनी नहीं मिलेगी। मगर चीनी की कीमत नहीं रुकी और शुगर मिल मालिकान हुकूमत के बार बार दावों के बावजूद, वज़ीर-ए-आज़म के बार बार दावों के बावजूद इस साल भी 67 अरब रुपए और तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 265 अरब रुपए आवाम की जेब से इजाफी निकालने में कामयाब हो गए। 67 अरब रुपए का हिसाब हमने आपके सामने रखा और बाकी 198 अरब रुपए की तफसीलात भी हम आपके सामने रख देते हैं। जब गुज़िश्ता बरस चीनी की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ तो वज़ीर-ए-आज़म ने पहले शुगर कमेटी और फिर शुगर कमीशन बनाया और फिर मई में शुगर कमीशन की रिपोर्ट भी आई और हुकूमती अराकीन क्रेडिट लेते रहे, रिपोर्ट पर ही वर्ल्ड कप जीतने का दावा करते रहे और फिर कीमतें नीचे लाने का दावा भी करते रहे। ये वज़ीर-ए-आज़म ने मना किया था उस्मान बुज़दार को सब्सिडी देने से या नहीं? तरीन साहब कह रहे हैं उस्मान बुज़दार कोई काम वज़ीर-ए-आज़म से पूछे बगैर नहीं करते। पीटीआई के टहरे में नहीं खड़ी, आज पीटीआई ने वर्ल्ड कप जीता है। आज पीटीआई ने इस तरह से जवाब नहीं देने कि पीटीआई के टहरे में खड़ी हमने को गलती की है। अवाम का सबसे पहले सोचे कि अवाम के लिए कीमत कम हो जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। शक्कर ये होगा। कीमत मैं समझता हूँ 15 से 20 रुपए नीचे आनी चाहिए, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस वक्त असेस की गई है। अपनी ही हुकूमत में चीनी की कीमत में बेपनाह इजाफे पर बनाई गई शुगर कमेटी और शुगर कमीशन की रिपोर्ट आने पर कह रहे थे कि आज हमने वर्ल्ड कप जीता है। गुज़िश्ता साल फरवरी में शुगर कमेटी बनाई तो चीनी 79 रुपये फ़ी किलो थी। फिर 21 मई को जब शुगर कमीशन की रिपोर्ट सामने आई तो 82 रुपये की हो गई। फिर वज़ीर-ए-आज़म ने दावा किया कि अब हमें पता चल गया है, अब कीमतें नहीं बढ़ने देंगे। गुज़िश्ता महीने भी हुकूमत ने दावा किया कि मार्केट में 90 रुपये की कर देंगे, तो फिर आज 140 रुपये से भी ऊपर चली गई है, 150 रुपये तक की बिक रही है। और गुज़िश्ता बरस शुगर कमीशन ने खुद अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मई 2020 तक ही शुगर मिल मालिकान 100 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कमा चुके हैं। ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अपने बनाए गए शुगर कमीशन ने बताया था और साथ ही 2019 की गन्ने की कीमत को मद्देनजर रखकर लिखा था कि अगर 190 रुपये की गन्ने की कीमत के हिसाब से चीनी की लागत का तयन किया जाए तो 57 रुपये 69 पैसे बनती है। मगर शुगर कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 2019 के सीजन के लिए 215 रुपये फी मन के हिसाब से चीनी की 63 रुपये 13 पैसे की कीमत निकाली है। यानी खुद शुगर कमीशन ने भी गन्ने की 190 रुपये की सपोर्ट प्राइस की जगह 215 रुपये फी मन पर चीनी की 63 रुपये 13 पैसे की फ़ी किलो की कीमत निकाली थी, जिससे इस साल हुकूमत ने 200 रुपये फी मन की जगह 265 रुपये फी मन गन्ने की कीमत पर 85 रुपये फ़ी किलो की कीमत निकाली थी।
मगर ना उस वक्त 63 रुपये 13 पैसे पर शुगर मिल मालिकान ने चीनी बेची और ना ही हुकूमत आज 85 रुपये फ़ी किलो को यकीनी बना पाई, 90 रुपये फ़ी किलो भी यकीनी ना बना पाई। मई में शुगर कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद 2 जून 2020 के महीने में चीनी की कीमत 90 रुपये फ़ी किलो थी, तो शुगर मिल मालिकान को 13 अरब रुपये का मजीद फ़ायदा पहुंचा। जुलाई 2020 में चीनी की कीमत 97 रुपये फ़ी किलो हुई, तो शुगर मिल मालिकान को 16 अरब रुपये का मजीद फ़ायदा पहुंचा। अगस्त 2020 में चीनी की कीमत 100 रुपये फ़ी किलो हो गई, तो शुगर मिल मालिकान को 17 अरब रुपये का इजाफी फ़ायदा हुआ। जबकि सितंबर 2020 में चीनी की कीमत 100 रुपये रही, तो उस महीने भी शुगर मिल मालिकान को 17 अरब रुपये का इजाफी फ़ायदा हुआ। और अक्टूबर 2020 में चीनी की कीमत 100 रुपये फ़ी किलो रही, तो शुगर मिल मालिकान को 17 अरब रुपये का इजाफी फ़ायदा पहुंच चुका था। नवंबर 2020 में चीनी की कीमत 99 रुपये रही और 15 अरब रुपये का इजाफी फ़ायदा हुआ। यानी मई 2020 में शुगर कमीशन की रिपोर्ट आने तक शुगर मिल मालिकान को 100 अरब रुपये का फ़ायदा पहुंच चुका था, जो वज़ीर आज़म के शुगर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में खुद लिखा था। फिर मई से नवंबर 2020 तक 95 अरब रुपये का इजाफी फ़ायदा हुआ। फिर चीनी की बरामद पर पंजाब हुकूमत ने 3 अरब की सब्सिडी का और ऐलान कर दिया। हुकूमत शुगर मिलर से महंगी चीनी खरीदती रही। शुगर मिल मालिकान को यूटिलिटी स्टोर से भी सब्सिडी की मद में मजीद अरबों रुपए का फ़ायदा पहुँचाया गया। यानी सब्सिडी का ऐलान आवाम के लिए किया गया, मगर उसमें से भी अरबों रुपए गुज़िश्ता साल शुगर मिल मालिकान की जेब में डाल दिए गए। और हम ये हुकूमत के इल्म में भी लाए और शवाहिद रखे, तो वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब और दाखिला शहजाद अकबर ने यह बात तस्लीम की और इंक्वायरी की यकीन दहानी कराई। इस हुकूमत का एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन सकता है कि अरबों रुपए की सब्सिडी वज़ीर आज़म कह रहे हैं अवाम को जा रही है, जा वो शुगर मिल मालिकान को रही है। बिल्कुल शाहज़ेब, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। ये मैं समझता हूँ ना सिर्फ ज्यादती है बल्कि बदमाशी भी है। कम आमदन वाले और गरीब लोग खरीदारी करते हैं, उनके लिए हुकूमत की तरफ से एक्स्ट्रा सब्सिडी मिली, तो वो जो इनडायरेक्ट सब्सिडी थी वो भी मिल मालिकान ने, और इसमें टोटल फेलियर था। लोग दाल चावल आटा चीनी से ज्यादा खाते हैं, तेल चीनी से ज्यादा खरीदते हैं, मगर इतनी बड़ी सब्सिडी और इतने बड़े टेंडर यूटिलिटी स्टोर ने चीनी के किए हैं, बाकी दूसरी चीजों के नहीं किए। तो ये सब्सिडी शुगर मिल मालिकान के लिए थी, आवाम के लिए थी? वज़ीर आज़म ने सीधा आपके पास एक वाज़े तौर के ऊपर सबूत आ गया है कार्टेलाइजेशन का, तो उनसे रिकवरीज भी इंशाल्लाह होंगी, जो कि वो टैक्स पेयर का पैसा वापस जमा हो सकेगा। मगर फिर कुछ नहीं हुआ और पहले की तहकीकात तो क्या होती। फिर जून में हुकूमत ने मजीद इजाफी शुगर मिल मालिकान की जेब में 40 करोड़ रुपए डाल दिए। हमने शहजाद अकबर साहब से पूछा तो वो लाइम थे। ये नहीं कर सकती हुकूमत कि यूटिलिटी स्टोर 90 रुपए की खरीदे, उसे खुद 100 रुपए की पड़े और आप रिटेलर और होलसेलर पर छापे मार रहे हो कि सस्ती बेचो। वो कैसे सस्ती बेचेगा? देखिए, मेरे इल्म में नहीं है यूटिलिटी स्टोर ने किस प्रोसेस के तहत 90 रुपए में चीनी खरीदी है, लेकिन ऑफ कोर्स जब एक दफा एक्स मिल प्राइस मुकर्रर हो जाती है तो फिर उसी प्राइस के ऊपर ही चीनी खरीदी जाएगी। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में आने के बाद से मुसलसल चीनी का मसला मिसमैनेज किया है, जिससे शुगर मिल मालिकान को फ़ायदा पहुंचाया गया है। पहले साल में चीनी बरामद करने का फैसला किया, फिर लोकल मार्केट में कीमतें बढ़ गई, चीनी कम हो गई तो सस्ती चीनी बरामद की और महंगी चीनी दरामद कर ली। वज़ीर आज़म इमरान खान जब शुगर माफिया की बात करते हैं तो आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ खानदान की शुगर मिल्स का जिक्र करते हैं। चीनी बनाने वाले जो शुगर मिल्स हैं वो थोड़े से लोग हैं और ज्यादातर वो सबसे ताकतवर लोग हैं। शरीफ खानदान की भी शुगर मिल्स हैं और जरदारी की भी शुगर मिल्स हैं। मगर खुद वज़ीर आज़म इमरान खान की बनाई गई शुगर कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है कि तहरीक इंसाफ के दौर में दी गई सब्सिडी से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुकूमती अराकीन की शुगर मिल्स को हुआ। जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स को सब्सिडी का 22% मिला, खुसरो बख्तियार खानदान की शुगर मिल्स को सब्सिडी का 18% मिला। हत्ता कि नून लीग के दौर में जब सब्सिडी दी गई तो भी इन दोनों की शुगर मिल्स फ़ायदा उठाती रहीं। नून लीग के दौर में जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार के खानदान की शुगर मिल्स को कुल सब्सिडी का 28% मिला, जबकि शरीफ खानदान की शुगर मिल्स को 5.9% और आसिफ जरदारी के दोस्त अनवर मजीद की ओमनी ग्रुप को 3.6% हिस्सा मिला। यानी नून लीग के दौर में भी सबसे ज़्यादा हिस्सा तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का था। और जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो पंजाब हुकूमत की 3 अरब रुपए की सब्सिडी में से जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार के खानदान को 40% हिस्सा मिला। ना शरीफों को कुछ मिला और ना ही आसिफ जरदारी के दोस्तों को कुछ मिला, और ये सब खुद वज़ीर आज़म की अपनी बनाई गई शुगर कमेटी की रिपोर्ट ने बताया। फिर इसी शुगर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि वो शुगर मिलर्स जिन्होंने तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत से ज़्यादा सब्सिडी हासिल की, उनका पंजाब हुकूमत की फैसला साजी पर सियासी असर रसूख था और उन्होंने कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की। अब सबसे ज़्यादा सब्सिडी तो जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार के खानदान की शुगर मिल्स ने हासिल की। और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी तस्लीम किया कि शुगर मिलर्स ने सब्सिडी के लिए दबाव डाला। चीनी एक्सपोर्ट की, अब ये भी सुन रहे हैं, अब चीनी एक्सपोर्ट करें, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की चीनी की कीमत ज़्यादा है और बाहर चीनी कम है, इसलिए हमें पैसे रिबेट दें चीनी एक्सपोर्ट करने के लिए। तो हमने पहले मना कर दिया कि हम नहीं रिबेट देते। उसके बाद उन्होंने कहा जी हमारे पास तो चीनी पड़ी हुई है, तो हम तो फिर किसानों का गन्ना नहीं लेंगे। तो एकदम हम नहीं हमारी गवर्नमेंट आई थी, तो इसका मतलब किसान सड़कों पे होगा और वो बेचारा गरीब किसान बेचारा उसका गन्ना नहीं बिकेगा। सारा साल उसने मेहनत की है,
तो हमें मजबूरी, हमने सोचा, किसानों का सोच के हमने रिबेट दे दी। इधर रिबेट दे रहे हैं हम, यानी एक्सपोर्ट करने के लिए, उधर चीनी की कीमतें ऊपर जानी शुरू हो गई। इंक्वायरी तो इसलिए हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने तस्लीम किया कि शुगर मिलर्स ने दबाव डालकर सब्सिडी ली। वज़ीर-ए-आज़म की शुगर कमेटी ने तस्लीम किया कि जिनका तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर सियासी असर रसूख था, उन्होंने वो सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके तहरीक इंसाफ की हुकूमत से सब्सिडी ले ली। तहरीक इंसाफ के रहनुमा पंजाब हुकूमत से सब्सिडी भी ले गए। मार्केट में चीनी की कीमत भी उस वक्त 110 रुपये की हो गई, मगर हुकूमत ने कुछ नहीं किया। हालांकि उनकी अपनी शुगर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में चीनी की पैदावार और सब्सिडी का सबसे बड़ा हिस्सा तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के पास है और अब चीनी 150 रुपये की हो गई है। जब से तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई है, चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 2013 में जब नून लीग की हुकूमत आई तो उस वक्त चीनी की कीमत 54 रुपये 15 पैसे थी और मई 2018 में जब नून लीग की हुकूमत ख़त्म हुई तो उस वक्त फ़ी किलो चीनी की कीमत 52 रुपये 68 पैसे थी और अब चीनी 150 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है। और ये ख़ुद हुकूमत के अपने जारी करदा अदादुशुमार बता रहे हैं। हमने इस हवाले से बात करने के लिए शहजाद अकबर साहब को और खुसरो बख्तियार साहब को दावत दी, मगर उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। इरा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।